बाबा भोले की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। बाबा भोले की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ अनिल कुमार और जनता जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका समय ज़ाया ना करूं, आपका समय मैं बर्बाद ना करूं, क्योंकि आपका यहाँ आने का मेन मकसद है कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, ठीक है। और जितने भी चीज़ें करते हैं अक्सर मैं भी करूँगा, शायद आप भी कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बातें यहाँ कर नहीं आए हैं, यहाँ पर जो है सो डायरेक्ट चलते हैं मेन टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा मंच, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नाम से ही क्लियर है, यूनाइटेड, यूनाइट मतलब होता है एक करना, किसी को संगठित करना। नेशन तो होता है राष्ट्र, कोई भी देश, प्रांत। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, एक ऐसी संस्था जिसका काम है पूरी दुनिया के तमाम देशों को एक यूनाइट करना, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना, उसे एक मंच देना, एक ऐसा मंच जहाँ से बोलने पर पूरी दुनिया सुनता हो, जहाँ सुनने के लिए, जहाँ बोलने के लिए पूरी दुनिया के एक दो या फिर कई कई ऐसे सेशन होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा प्रतिनिधि आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और दुनिया भर के तमाम बातों को वो सुन करके जाते भी हैं। उसको क्या सही क्या गलत उस पर चर्चाएं होती है। बात करेंगे आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं मानव जाति के इतिहास में प्रथम वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी, करोड़ों की जान गई, अरबों खरबों की, ट्रिलियन संपत्ति का नुकसान हुआ। और एक बात याद रखिएगा, एक लड़ाई में दो पक्ष होता है, हारने वाले को नुकसान, हारने वाले को चोटें आती तो है ही, जीतने वाले भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। जीतने वाले भी घायल होता है, नुकसान होता है, भले ही जीत का नशा, जीत का जुनून उसे, उस घायल को, उस घाव को, उस जख्म को मरहम भर देता है, लेकिन नुकसान तो होता है। कुल मिलाकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे इन फ्यूचर भविष्य में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना देखने को मिले, पूरी दुनिया तीसरा युद्ध के आग में फिर से नहीं झोंका जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। बात करते हैं थोड़ा सा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डेट, फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट क्या था, कब से कब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और कब से कब तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल के लिए और सेकेंड वर्ल्ड वार 6 साल के लिए। और मानव जाति के इतिहास में परमाणु बम बहुत बड़े स्केल पर सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पर गिराया था, जिसमें कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर को चुना गया। उसका कोशिश था कि जहाँ जापानीज आर्मी का जो बेस कैंप है, उसका जो हथियार है, उसका जो गोला बारूद है,
उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको तहस नहस कर दिया जाए, इसलिए 2 बम गिराने की आवश्यकता पड़ी है। चलिए आज बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट एकदम याद रखना है। और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे भी मनाया जाता है। पीयूष लाइट देखिए नहीं बिग बिग कर रहा है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है, यानी कि इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो मूल उद्देश्य है, यूएनओ का जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य है विश्व युद्ध जैसे खतरनाक आपदा से पूरी दुनिया को बचाना, पूरी दुनिया को शांति प्रदान करना, पूरी दुनिया में शांति स्थापना करना। ठीक है। इसका जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात, जैसे कि जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पूरी दुनिया 2 खेमे में बंट गई थी, तो उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ का स्थापना हुआ था। तो बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद धुरी राष्ट्र के खिलाफ मित्र राष्ट्र की जो एक ग्रुप था, मित्र राष्ट्र की तरफ से 3 प्रमुख देशों का नाम आता है, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर। आज का जो रसिया है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जिसका कि कोलैप्स हो गया 1991 में, 1991-92 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और आज वो सिर्फ रसिया के नाम से चलता है। तो मित्र राष्ट्र के प्रमुख 3 देशों के नाम आता है, इंग्लैंड, यूएसए और यूएसएसआर। इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन बोलेंगे, इंग्लैंड को ही हम यूके बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, एक हम सेपरेट, इस पर एक सेपरेट क्लास लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके लिए एक सेपरेट क्लास लूँ, जिसमें कि आपको यूके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूके, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग में यूएनओ नाम का एक संगठन का कल्पना हुआ, जिसमें यूएनओ का जो परिकल्पना है तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग में ये आया था। ठीक है। तो इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल, रसिया के स्टालिन और अमेरिका के रूजवेल्ट, ये तीनों ने एक डेट है 4 फरवरी 1945 को एक बैठक किया। 4 फरवरी 1945 को एक बैठक हुआ उन 3 महान नेताओं के बीच में। उस बैठक में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संगठन का परिकल्पना, यानी कि उसको लिखना पढ़ना, कुल मिलाकर के यूएनओ को एक जो ढांचागत तैयारी होती है लिख करके पेपर पे, वो तैयार किया गया था 4 फरवरी 1944 को। विचार विमर्श हुआ उस तीनों के बीच में, जो कि आगे चल के 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ पूर्ण रूप से गठन हो गया। याद रखेंगे। और ये जो टॉपिक मैं ये जो ले रहा हूँ, लगभग हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे जिस रूप से आए, डायरेक्ट आए, चाहे करंट अफेयर से वो जोड़ करके आ जाए। ठीक है। तो ये जो संस्था का गठन हो गया, यूएनओ बन गया,
तो बनने के बाद ये पूरी दुनिया को एक साथ एक माला में मोतियों की तरह पिरो करके उसको एक साथ रखने का इसका काम है। तो इसके लिए पूरी दुनिया को एक ग्रुप में जोड़ना है। तो इसके लिए क्या किया गया, शुरुआती में जब उसका शुरुआत हो रहा था, मतलब 24 अक्टूबर 1945 को, जब यूएनओ पे जो जिस देशों ने भाग लेना है, यूएनओ का जो गठन होना है, उसमें 50 देश ने हस्ताक्षर किया। शुरुआती दौर में 50 देश ने उस पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें कि 91 यानी कि 51 देश जो था वो था पोलैंड। कौन था? पोलैंड। ठीक है, मतलब 50 देश, जिस तरह से कोई संस्था शुरू होती है उस संस्था में देशों को जोड़ना है। ठीक है, तो देशों को जोड़ना है, तो पूरी दुनिया तो मतलब स्थापना दिवस में ही शामिल नहीं हुए थे। स्थापना दिवस जो था, स्थापना के वक्त में दुनिया के मात्र 50 देश यूएनओ के साथ जुड़े थे, और 91 यानी कि जो स्थापना दिवस के जस्ट बाद जो फर्स्ट देश इसमें हस्ताक्षर करके जुड़े थे वो थे पोलैंड। ठीक है, इंडिया, भारत जो है सो, अगर आप देखेंगे ये जो हमारा वक्त था, इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, है ना। हम अपने देश में जितना भी निर्णय थे खुद से नहीं ले पा रहे थे। ब्रिटेन के लोगों ने भारत को यूएनओ का जो स्थापना पैनल है उसी में शामिल किया है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं वो जो शुरुआती दौर में यूएनओ के साथ 50 देश थे उसमें हम भी शामिल थे। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेगा तो 30 जून 1945 को भारत ने उसमें सिग्नेचर किया था, लेकिन वो ब्रिटिश अधीन था। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है सो हम कहते हैं आज़ाद नहीं थे। ठीक है, और एक बात करते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को सारी प्रक्रिया करते हुए, देशों को शामिल करते हुए, ये कानूनी जितना भी लेखा जोखा है सब कुछ सारा प्रक्रिया करते हुए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया है। कुल मिला करके मतलब वेरीफाई हो गया, यूएनओ वेरीफाई हो गया और ये काम करना शुरू किया। वर्तमान में आप चलते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया यूएनओ बनने का काम। ये यूएनओ का जो प्रक्रिया जो था 24 अक्टूबर 1945 को बन के ये तैयार हो गया। बात करते हैं, थोड़ा सा एक फैक्ट इसमें है जो कि सवाल तो नहीं देखने को मिला है इससे, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। यूएनओ का जो बिल्डिंग बना है वो एक द्वीप पर स्थित है। उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। यूएसए में मैनहट्टन द्वीप है। उस द्वीप पर 39 मंजिला मतलब 39 तल्ला एक बिल्डिंग बनाया गया। 1945 में वो बनना शुरू हो गया। 1952 तक वो बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया। वो बिल्डिंग जो है सो वो जो ऑफिस है यूएनओ का जो न्यूयॉर्क में है, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, वो जो पूरा बिल्डिंग है उसके लिए 17 एकड़ ज़मीन एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ ज़मीन दान में दिया। बोला कि जाइए इस ज़मीन को हमने दान किया, उस पर आप जो है सो यूएनओ के लिए हेडक्वार्टर बनाइए, मतलब उसने सरकार को दान दे दी। ठीक है, बन करके तैयार हो गया बिल्डिंग। 1952 में बिल्डिंग 39 मंजिला बन करके तैयार हो गया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। वर्तमान अगर बात करेंगे तो वर्तमान में यूएनओ सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है, 193। ठीक है, वर्तमान में 200-250 से ज़्यादा देश हैं कुल मिला करके, उसमें से 193 देश यूएनओ के साथ रजिस्टर है। मतलब यूएनओ की सदस्यता 193 देशों ने ग्रहण करी है। 193वां देश जो है वो है दक्षिण सूडान एक ही थे। ठीक है, एक वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हुई जिस तरह से सूडान 2 भागों में बंट गई। ठीक है,
एक सूडान ही रह गया, मतलब कुल मिलाकर के उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। ठीक है, उत्तरी सूडान नहीं है, उत्तरी सूडान, जो सूडान का जो उत्तरी भाग था वो सूडान रह गया, सूडान का जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी सूडान हो गया। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। ठीक है, एक जैसे कि 193 है, उसमें से 192वां कौन था? 192वां जो देश था जो यूएनओ के साथ सदस्यता ग्रहण करी थी, 192वां देश था मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो वाज द 192nd कंट्री विच ज्वाइन द यूएनओ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोंटीनेग्रो का कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोंटीनेग्रो, जो यूएनओ में सदस्यता ग्रहण करने वाली 192वां देश था। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि क्या क्राइटेरिया है यूएनओ में। अभी तक दुनिया के सारे देश क्यों नहीं भाग ले लिए, दुनिया के सारे देशों ने सदस्यता क्यों नहीं ले ली? ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले वो देश शांति प्रिय होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें कि आतंकवाद जैसे भयंकर आपदा से, भयंकर कुप्रथा से वो पीड़ित है, उस तरह के देश यूएनओ की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकती है। यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उस देश को शांति प्रिय होना जरूरी है। उस देश की जो राजनीतिक उथल पुथल है उस पे यूएनओ के जो सदस्य देश हैं या फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो काम करने वाले सचिव महासचिव हैं, वो सब जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो देश एलिजिबल पाया गया, उपयुक्त पाया गया, तब वो यूएनओ के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है सो 2/3 मतलब टोटल 193 देशों में से 2/3 देशों की स्वीकृति होनी चाहिए कि हाँ फलाना देश यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करना चाहती है, उसे देना है या नहीं देना है। इस बात की पूरी प्रक्रिया जांच पड़ताल यूएनओ करेगी। यूएनओ करने के बाद वहाँ का जो जितने भी टोटल सदस्य देश हैं वो सारे सदस्य देश का 2/3 मान के 2/3 जो है सो उसको स्वीकृति देना होगा कि हाँ ये देश इसमें शामिल हो सकता है। अगर इतनी प्रक्रिया होने के बाद वो देश उसमें शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में इस तरह से 193 देशों ने यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करी है। जितना भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप 480 के फ्रीक्वेंसी में वीडियो देखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ध्यान से इसको देखना है और उससे भी ज़्यादा जो है सो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा और एक नोट्स तैयार करते जाइएगा, डायरी में मेंटेन करते जाइएगा, हर चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज तक जो है सो 193 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। ठीक है, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी जो प्रथम आम सभा की बैठक हुई थी 10 फरवरी 1946 को इंग्लैंड का मिंस्टर हॉल में, है ना। जैसे कि जानते हैं कि आज यूएनओ में 193 देश शामिल है, तो उसमें जो बैठकें होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, जो हर चीज़ें प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उस चीज़ों के लिए प्रथम जो बैठक हुई थी 10 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के एक हॉल है। हॉल का नाम वैसे याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी तरीके से वो पूछा जा सकता है। इंग्लैंड का ये हॉल मिंस्टर हॉल। ठीक है, ये आपका जो है सो चलता गया। ठीक है, सब कुछ तैयार हो गया, जमीन वगैरह दे दी गई, द्वीप का चयन हो गया, बिल्डिंग बन गया, सब कुछ काम करना शुरू हो गया। काम करना शुरू होने के बाद अब देखिए इसकी उद्देश्य क्या है, मतलब इसका जो बनाया गया इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ें बनेगा उसका उद्देश्य जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब लोग उससे क्यों जुड़ेगा, और वो नहीं जुड़ेगा, कोई भी कंट्री उसे जब सदस्यता ग्रहण नहीं करेगी तो उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगा। जैसे कि जानते हैं ये
कोई इसका कोई अपना स्रोत नहीं है, इसका कोई अपना इनकम नहीं है। यूएनओ कह सकते हैं दुनिया के जो जितना भी यहाँ के सदस्य देश हैं कुछ न कुछ अपनी जीडीपी के अनुसार, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी जीडीपी के अनुसार वहाँ पे सुरक्षा से वो डोनेट करते हैं। डोनेशन के द्वारा ही दुनिया का इतनी बड़ी मंच का संचालन किया जा रहा है जो आज तक बहुत ही उम्दा तरीके से वो चल रहा है और आई होप ये चलता ही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इसका जो उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य देखिए, उद्देश्य जानने से पहले एक बात और जानते हैं, यहाँ किस भाषा में बात होगी, किस भाषा में काम होगा। जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करता हूँ, तो यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, क्या वहाँ हिंदी में कुछ एप्लीकेशन दे सकते हैं? हिंदी में नहीं दे सकते हैं। क्या वहाँ हिंदी में बातें कर सकते हैं? हिंदी में बातें नहीं कर सकते। ठीक है, एक हुई है, ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का शायद एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, हिंदी का जो प्रमोट है, हिंदी को जो एक उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक बार हिंदी में स्पीच दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं यूएनओ का जो रजिस्टर है, मतलब कुल मिलाकर जो ऑफिस है, जो वहाँ जो लिखाई पढ़ाई कोई भी फाइल इधर से उधर होता है, वहाँ लिखने पढ़ने का काम जो है सो 2 ही लैंग्वेज में होता है, या तो इंग्लिश में या तो फ्रेंच में। यह है आधिकारिक भाषा। ठीक है, कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे ऑफिशियली अगर वो जारी करेगा, सेंड करेगा या रिसीव करेगा, 2 ही लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करती है। यूएनओ 2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। कौन कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। और इस तरह से और भी भाषाएं हैं, और भी लैंग्वेज वहाँ पे जो अन्य आधिकारिक भाषाएं हैं, उसमें से चाइनीज है, अरबी है, रशियन है और स्पेनिश है। कुल मिलाकर के 6 भाषाएं यूएनओ के अंदर कार्यरत है। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी, रशियन और स्पेनिश। एक बार फिर से सुनिएगा, स्पेनिश, रशियन, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच और इंग्लिश, ये 6 भाषाएं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो इंग्लिश और फ्रेंच है। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? तो इंग्लिश और एक फ्रेंच। यहाँ से बहुत ही उम्दा तरीके से पीसीएस लेवल तक क्वेश्चन बना है, और कुछ छांटने दिया जाता है, 1 ठो छांटना है या फिर 3 ठो छांटना है ना। 4 ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा है? तो इंग्लिश और फ्रेंच 1 ठो रहेगा, और इस 4 में से कोई 3 ठो रहेगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश और आपको लैंग्वेज हर याद रखना, 6 का 6 लैंग्वेज को एकदम जुबान पे याद रखना है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, अरबी, हो गया अरबी। ठीक है, ये सारा आपका रशियन, ये सब चीज़ें आपको जो है सो 6 लैंग्वेज आपको याद रखना है। उसमें 2 लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच जो है सो आपको ऑफिशियल भाषा है। ठीक है, इतनी भाषा में हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, काम करना का उद्देश्य क्या है, ये जो बनाया गया है यूएनओ का, इसका उद्देश्य क्या है? एक क्विक रिवीजन देखते हैं, फटाक से देखते हैं। इसका जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। कुल मिलाकर के जैसे देखते हैं, इसका जो उद्देश्य, ये जो बनाया गया है 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया है। मतलब 2nd वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही हुई, इतनी विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी, उस विभीषिका से बचाने के लिए यूएनओ का गठन हो गया। तो कुल मिलाकर के शांति प्रदान करना है, पूरी दुनिया में शांति एवं सुरक्षा को प्रदान करना कौन करेगी? यूएनओ। इस शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। अभी जैसे कि देखते हैं, एक अजीब सी विडंबना है कि प्रत्येक देश दुनिया के जितना भी डेवलप कंट्री है वो सब तो अथाह करके रखा है, जो डेवलपिंग है वो भी इसके इस होड़ में पीछे नहीं है। हाँ, कई 100 कई हजारों हजार परमाणु बम बना करके वो रखा है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया का जो तनाशा है, सन के तनाशा, अगर वो अपने जो क्या कहते हैं गुस्सा पे काबू नहीं रखा, अगर कभी वो दनादन करके कहीं चला दिया तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो
इसका एक उद्देश्य और है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। कोई भी देश कहते हैं शस्त्र वगैरह को नहीं वो क्या कहते हैं बना सकता है, ठीक है। परमाणु हथियार जैसे बहुत ज़्यादा वो बना नहीं सकता है बिना इसके परमिशन के कारण, ठीक है। बजाय अभी देखते हैं कि बहुत ताकतवर देश जो कि एक बटन में पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, वो अभी खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है। अपनी देश की जनता को एक छोटा सा नगण्य जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं वायरस से नहीं बचा सकता है, और वो दावा करता है कि हम एक बटन में पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे। तो ये कैसी मानवता है, ये कैसी विकास है? इस ओर एक बार जरूर पूरी मानव जाति को एक साथ यहाँ पर ही बात करते हैं, यूएनओ को एक बार जो है सो इसमें बात करना चाहिए कि जिस तरह से आज दुनिया इतने बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ों को उठा सकता है, जैसे कि देखते हैं हज़ारों लाखों टन वजन को उठा सकता है, हज़ारों लाखों आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, हवा में उड़ सकते हैं, अरे बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। सुनने में आया है कि अमेरिका चांद पे कब्जा कर रहा है, वहाँ पे ज़मीन प्लॉटिंग बेच रहा है, मंगल पे जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा वायरस, नगण्य वायरस, उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। वो हमारी पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है, ठीक है। इस पे एक बार यूएनओ पूरी तरह से, जिस तरह से है ना अभी पूरी दुनिया परमाणु संपन्न देश है, तो उसी तरह से पूरी दुनिया वायरस संपन्न देश हो, बैक्टीरिया संपन्न देश हो। वायरस संपन्न ही मतलब एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल, उससे संपन्न हो। मतलब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, मतलब छोटी चीज़ों को मारने के लिए पूरी दुनिया संपन्न हो। बड़ा चीज़ तो हो गया है ना, बड़ा चीज़ बहुत हो गया। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को शांतिपूर्व सुलझाना। कोई भी इंटरनेशनल इश्यू हो गया तो उसको क्या कहते हैं, पचड़े में नहीं डालना है, उलझाना नहीं है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाना है। जैसे कि देखते हैं अभी हमारा जो देश का जो सैनिक हैं, कुलदीप यादव का जो मामला है आईसीजे में गया है, उसमें देखिए भारत पाकिस्तान दो देशों के बीच का मामला है। वो देखिए यूएनओ का जो आईसीजे है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक क्लास और लूँगा। वो देखिए दो देशों के बीच का जो मसला है उसको वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण उसको सुलझाइए, ना कि उसमें लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी, वो मारा मारी। अभी देखिए चाइना के साथ ठेला ठेली चल रहा है ना, पाकिस्तान के साथ गोली बारूद अभी चल रही है, जिसमें कि हमारे जवान मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सलाम करते हैं। और चाइनीज़ के साथ अभी ठेला ठेली हो रहा है, वहाँ पे मार मुक्का गुस्सा उठा पटक चल रहा है, ठीक है। ये सब मुद्दे को यूएनओ जो है सो शांतिपूर्ण उसको सुलझाना चाहता है, वो सुलझाने के काम वो करता भी है। उपनिवेशवाद को कम करना, उपनिवेशवाद मतलब होता है अभी जो ताकतवर देश है वो किसी कमज़ोर गरीब देशों को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेता है। वहाँ गया जैसे कि ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बीसी, हाँ बीसी, कोई बात नहीं, हम बीसी भी कह सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत आई, बोले व्यापार करेंगे, कॉलोनी बनाया, धीरे धीरे अपने उपनिवेशवाद को उसने बढ़ाया और भारत को कब्जे में ले लिया। तो उपनिवेशवाद मतलब हो गया एक ताकतवर देशों द्वारा कमज़ोर देशों को धीरे धीरे वहाँ के ज़मीन को, वहाँ के सत्ता को धीरे धीरे अपने हाथ में अपना लेना, अपने हाथ में कब्जे में कर लेना। कुल मिलाकर के उपनिवेशवाद को यूएनओ ख़त्म करती है। मतलब जो देश गरीब है उसके साथ आप खड़े रहिए, उसकी गरीबी को, उसको गरीबी से लड़ना सिखाइए, उसको बीमारी से लड़ना सिखाइए, उसको शिक्षित करिए, उसको जो जहाँ है वहीं के लोगों को शिक्षित करिए, वहीं के लोगों को सिखाइए, उसी को डेवलप करिए, ना कि उसको छीन लीजिए, कब्जा लीजिए। विश्व प्रदूषण को भी यूएनओ कम करने का काम करती है। गरीबी, बीमारी, अशिक्षा को भी यूएनओ के अंतर्गत इस पे काम करती है, इसको धीरे धीरे खत्म करती है। विश्व स्वतंत्रता, ठीक है, वही बोले ना, यही चीज़ है जैसे कि उपनिवेशवाद ही विश्व की स्वतंत्रता को वो छीन लेती है। जो गरीब देश है वहाँ के लोगों को उतना मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, क्या इंडिपेंडेंस होती है, क्या कानून होती है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो एक ताकतवर देश से डेवलप कंट्री वहाँ जाता है, धीरे धीरे अपना फैक्ट्री लगाता है, नेटवर्क लगाता है, मोबाइल देता है, और कुल मिलाकर के उसको अपने गुलाम बना लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को
यूएनओ अवॉइड करती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो ये है यूएनओ का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य। इन सारे उद्देश्यों पे यूएनओ काम करती है। बात करेंगे कोई भी संस्था है, जैसे कि मेरा है जनता जीएस एकेडमी, इसका भी एक लोगो है, उसी तरह से यूएनओ का भी एक लोगो है, एक फ्लैग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आई होप पूछा भी जाएगा, इसको जानना आपको जरूरी है। यूएनओ का जो फ्लैग है ना, फ्लैग का जो बैकग्राउंड है, जिसके मैं खड़ा हूँ, बैकग्राउंड व्हाइट बोर्ड है ना, तो उसका जो बैकग्राउंड है लाइट ब्लू यानी कि हल्का ब्लू, उसका बैकग्राउंड पर व्हाइट लोगो है, ठीक है, व्हाइट लोगो। उसमें एक जैतून है ना, जैतून एक पेड़, कहते हैं एक पत्ती होती है, जैतून का तेल भी निकलता है। जैतून को दो शाखाएं इस तरह से यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दो शाखाएं नीचे जुड़ी है, ऊपर ये देखिए पूरी तरह से खुला है। बीच में वर्ल्ड का मैप है, मतलब पूरी दुनिया को वो क्या करती है, संबोधित करती है, पूरी दुनिया को वो रिप्रेजेंट करती है। नीचे से देखिए ये बंद है, ऊपर से खुला है, मतलब पूरी दुनिया के देश स्वतंत्र है यूएनओ में आने के लिए, ठीक है। और ये हो गया इसका फ्लैग भी याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रहा था यूएनओ चलता कैसे है, यूएनओ चलती है डोनेशन से, ठीक है। तो वो डोनेशन वगैरह में जो काम करती है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसका जो बजट पेश होता है, महासचिव के द्वारा अनुच्छेद 17 के तहत बजट पेश किया जाता है। बजट कौन पेश करते हैं, बजट करते हैं महासचिव। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये महासचिव कौन सी बला यहाँ पे आ गई, ठीक है। यूएनओ के बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, 7 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। उस 7 प्रमुख अंग के बारे में एक क्लास और लेंगे, ठीक है। एक क्लास हो आपका ये हो गया, और ये यूएनओ का जो कहते हैं बॉडी है, उस बॉडी के बारे में एक पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं जो महासचिव है, महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरीट का अध्यक्ष होता है, कुल मिलाकर के ये है। तो महासचिव के द्वारा जो है सो ये इसका जो बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 17 के तहत, और उस बजट के अनुरूप जो है सो दुनिया के जितने भी सदस्य देश हैं अपने जीडीपी के अनुसार, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा, देना ही होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने जीडीपी के अनुसार पूरी दुनिया उसमें डोनेट करती है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पूरी तरह से संपन्न चल रही है। बात करते हैं उसमें वो जो डोनेशन होता है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है ना, जाहिर सी बात है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा है अभी अमेरिका के पास, ठीक है। अमेरिका के जीडीपी की बात करेंगे, अभी तो चरमरा गई है पूरी दुनिया, अभी लड़खड़ा गई है, लेकिन जो आंकड़े जो अभी तक आए हैं, फर्स्ट नंबर में जो प्रथम है वो है ये अमेरिका, 24 ट्रिलियन से ज़्यादा, है ना, 24 ट्रिलियन प्लस है। दूसरे नंबर पर है चाइना, 14 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर है जापान, 5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। हमारी देश की जो जीडीपी है 2.5 ट्रिलियन से हम ज़्यादा है, लगभग 3 की ओर जा रहे थे। पूरी दुनिया लगातार तरक्की कर रही थी, फिर कोरोना आया और उसकी जो तरक्की की जो रफ्तार है उसको उसने धीरा कर दिया, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन देती है अमेरिका, 22% से भी ज़्यादा, जापान 20%, जर्मनी 8.5%, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड कहते हैं 6%, फ्रांस भी 6%, इंडिया हम जो देते हैं 0.34%। भारत उसमें कितना योगदान देती है, 0.34%, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये नहीं सोचिएगा कि 2, 4, 10 करोड़ है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक चीज़ें हम बता देते हैं कि ये जो महासचिव, ठीक है, वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, जो 2017 से वर्तमान में चलते आ रहे हैं। सबसे प्रथम जो थे, ठीक है, एक बात मैं जरा सा लिख देता हूँ, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो अभी तक जो है सो 9 महासचिव यूएनओ में बन चुके हैं, ठीक है। इसका जो चुनाव होता है
5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के लिए एक महासचिव का चुनाव होता है और उस 5 साल पूरा होने के बाद फिर से वो री इलेक्ट हो सकता है अगर उसमें एलिजिबिलिटी है, उसमें अगर लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो वोट लेते हैं, जीतते हैं, तो वो फिर से उसमें री इलेक्ट हो सकते हैं। चुना जाता है 5 सालों के लिए। ठीक है, और ये जो है ना सदस्य देशों की संख्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। 10 अस्थायी सदस्य होता है और 5 अस्थायी सदस्य। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य मतलब वो उसको कभी नहीं हटा जा सकता है, उसकी बात वहाँ पे सर्वमान्य मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर का मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ को बिगाड़ देना। वीटो पावर जो है ना कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं है, वीटो पावर कोई भी चीज़ को बिगाड़ने का काम करती है। ठीक है, और जैसे कि देखते हैं वो कौन कौन देश है, याद रखेंगे। जो 5 परमानेंट मेंबर है वो है ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 सदस्य देश जो है ये परमानेंट है, इसको कोई नहीं हटा सकता है और ये जब तक UNO रहेगा तब तक ही रहेगा। ठीक है, छठा देश शामिल हो सकता है। ठीक है, छठा देश शामिल होने वाले में जापान सबसे बड़ा दावेदारी है, इंडिया भी बहुत बड़ा दावेदार है और ब्राज़ील की बात करेंगे वो भी इस रेस में शामिल है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसमें शामिल होता है। ठीक है, बात करते हैं जो महासचिव होते हैं। ठीक है, महासचिव 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो पहला महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, UNO का प्रथम महासचिव त्रिगवेली, जो किस देश से थे? त्रिगवेली से थे, नॉर्वे से। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको नोट बताता हूँ। 1 नंबर में त्रिगवेली जो नॉर्वे से थे, जो दूसरे नंबर के जो थे वो डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, प्रथम त्रिगवेली डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से थे। तीसरे नंबर पे थे यू थांट जो म्यांमार से थे और चौथे नंबर का जो महासचिव थे वो थे कुर्ट वाल्डीहिम आपका ऑस्ट्रिया से थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मतलब चौथे नंबर के जो कुर्ट वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के थे। 5वें नंबर पे थे जेवियर पियरे, 5वें नंबर पे जेवियर पियरे। ठीक है, पी से पियरे और पौ से देखिए, पौ से पियरे, पौ से 5 और पौ से पेरू। 5वें नंबर के जो महासचिव हैं वो जेवियर पियरे जो पेरू के रहने वाले थे। 6ठे नंबर के थे डॉक्टर बुतरस घाली जो आपका मिस्र इजिप्ट के थे। 7वें नंबर के थे कॉफ़ी अन्नान जो घाना के थे। 8वें नंबर के रिसेंट में जो थे बान की मून, 8वें नंबर के बान की मून थे साउथ अफ्रीका के। और जो 9वें नंबर के जो करेंट में जो हैं वो है एंटोनियो गुतेरेस, ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, एक बार इसे याद रखिएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक जितने भी यहाँ पर हैं सबका लिस्ट नंबर 1 2 3 करके याद एकदम रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं। प्रथम कौन थे, सेकंड कौन थे, छठे कौन थे, 7वें कौन थे, 9वें कौन है, या फिर वर्तमान में कौन है, या फिर सजाने भी दिया जा सकता है। आया है क्वेश्चन, इसमें मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ सेशन खत्म करते हैं। और सेशन खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जान रहे हैं कुछ पॉलिसी होती है यूट्यूब की। ठीक है, तो उस पॉलिसी के अंतर्गत अभी आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। व्हाट शुड आई डू न्यू। जय हिंद।